आज का हमारा टॉपिक है कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानवाद, और इसको लेकर जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनकी जो विभिन्न थ्योरी हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम चर्चा करेंगे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, अब हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉग्निटिव होता क्या है। देखो, जो अगर आप पहले इसकी जो वर्ड है ना, इसका मीन समझो। कॉग्निटिव में क्या छुपा है, कॉग्निटिव छुपा है, और हमको पता है जो कॉग्निटिव वर्ड है, ये जो संज्ञान है, ये क्या है, इसका संबंध किससे होता है, बच्चे के मस्तिष्क यानी कि माइंड से होता है। तो जो इसके जो मतलब मनोवैज्ञानिक होंगे जिन्होंने संज्ञानवाद की बात करी है, तो वो किस चीज़ पे मतलब फोर्स करते हैं, जोर देते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में एक्टिव करो, उसे क्यूरियस करो, जिससे कि उसके अंदर बहुत सारे जो मतलब एप्टीट्यूड है डेवलप हो। देखो, पहले हम ऑफिशियल जो हमारी डेफिनेशन होती है उसको जानते हैं। कॉग्निटिव बिलीफ दैट लर्निंग क्या है, एक क्वेश्चन है किसका, इंसाइट फॉर्मेशन का भी और सक्सेसफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड का भी। मतलब जो संज्ञानवादी हैं उनका मानना है कि जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो क्या है, इंसाइट मतलब बच्चे में जो अंतर्दृष्टि निर्माण होता है उसको डेवलप करना, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एटीट्यूड है उसमें उसको सक्सेसफुल बनाना। देखो, इनसाइट फॉर्मेशन क्या होता है, मतलब आपको किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी बात के बारे में डीप नॉलेज हो, डीप अध्ययन किया हो। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर ऊपर की स्टडी की और निकल आए, तो वो वाली चीज़ें नहीं। तो इनसाइट फॉर्मेशन होता है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके आपके अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग होना, उसको हम इनसाइट कहते हैं। और जबकि जो हमारे बिहेवियरिज्म थे उनका क्या मानना था कि लर्निंग क्या है, मैकेनिकल सीक्वेंस है, किसका, स्टिमुलस का और रिस्पॉन्स का। मतलब कि उन्होंने क्या कहा कि जो उद्दीपक अनुक्रिया होती है उसके बीच का संबंध ही लर्निंग है। जबकि जो संज्ञानवादी हैं उनका क्या मानना है कि सीखना क्या है, कि बच्चे में क्या है, इंसाइट फॉर्मेशन होना चाहिए, और उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए। और कुछ डेफिनेशन है मेन हम जरा उसको चर्चा करते हैं। देखो ये हमारा आता है टॉपिक। लर्निंग क्या है, एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, मतलब कि एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो बच्चे के मस्तिष्क से जुड़ी होती है। आप बच्चे को जो भी लर्न कराते हो, मतलब उसके माइंड के थ्रू होता है ना। बच्चा का माइंड कितना किस चीज़ में जितना ज़्यादा एक्टिव होगा उतने अच्छे से उसका लर्निंग प्रोसेस होगा। और इससे क्या होता है, माइंड का भी डेवलपमेंट होता है, ब्रेन एक्सरसाइज वगैरह जो भी हम बोलें। फिर हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है लर्नर का। इन्होंने जो संज्ञानवादी, उनका मानना है कि शिक्षार्थी की क्या है, जटिल मानसिक प्रक्रिया, मतलब उसके दिमाग को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो, जिससे उसका दिमाग का दही ना जमे। अगर बच्चा छोटा है, अगर आप मतलब उससे कोई माइंड गेम्स होते हैं या फिर बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे माइंड का डेवलपमेंट हो, अगर बच्चे को उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व कराते हो तो बच्चे का माइंड है ना ओपन होने लगता है। वहीं आपने क्या किया कि बच्चे की माइंड को किसी भी अच्छी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं कराया, तो बच्चे का जो दिमाग है ना उसका IQ घटने लगता है। घटने इन द सेंस मतलब उतना एक्टिव नहीं हो पाता। तो इसलिए इन्होंने माना है कि जो संज्ञानवादी हैं कि जो लर्नर है वो क्या है, मतलब उसका जो माइंड एक मेंटल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फिर देखिए, अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि कॉग्निटिव टेक्स इनटू कंसीडरेशन एक्टिविटीज सच एज परसेप्शन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, लैंग्वेज यूज, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन एंड मेमोरी। ये बड़े कीवर्ड हैं इनकी पूरी जो संज्ञानवादी हैं उनकी थ्योरीज के। इन्होंने इन्हीं कीवर्ड पे वर्क किया। जैसे पहले हम बात करते हैं कि जो संज्ञानवादी हैं वो क्या मानते हैं कि अवधारणा निर्माण कराओ, मतलब बच्चे को खुद ही जो सिचुएशन है उसमें ढालने दो, पढ़ने दो, बच्चा खुद ही उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना जो मतलब एक्सपीरियंस लेगा, उससे उसकी लर्निंग होगी। जैसे अभी क्या हो रही है, ठंड हो रही है, तो हम बच्चे को पता है कि अगर ठंड से बचना है तो कपड़े पहनने होंगे, मोटे मोटे कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा, फिर हमें ठंड नहीं लगेगी। तो ये क्या है, बच्चे ने कॉन्सेप्ट बना लिया कि ठंड से बचने के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं, जबकि जो गर्मियाँ होती हैं उसमें हम सूती कपड़े पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हमें उस समय ठंड नहीं लगती है, हमें तो गर्मी लगती है। तो ये क्या है, बच्चे ने अपने आप चीज़ों को फील किया और अपना एक्सपीरियंस लिया, उसके बिहाफ पे कॉन्सेप्ट का फॉर्म किया। ऐसे ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं फिलहाल। फिर लैंग्वेज यूज़ की बात करते हैं। थिंकिंग, इन्होंने थिंकिंग को टूल माना है यहाँ पे कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग में इन्वॉल्व करो। इससे क्या होगा, उसकी माइंड की एक्सरसाइज होगी, और माइंड जो होगा डेवलप होगा, इससे उसकी मेंटल प्रोसेस है वो बहुत बढ़िया से होगी। और मेंटल प्रोसेस अगर अच्छी रहेगी तो जो लर्निंग है उसके जो आउटकम्स होंगे वो पॉजिटिव आएंगे निकल के। फिर अंडरस्टैंडिंग किससे आती है, अपने एक्सपीरियंस से आती है। आप अगर एक बार किसी चीज़ में कोई गलती करते हो तो दोबारा वो गलती नहीं करते, क्योंकि आपको समझ आ चुकी कि भाई अगर मैंने ऐसा किया तो फिर ऐसा होगा। तो ये मेन जोर देते हैं एक्सपीरियंस पे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब बच्चे में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को मतलब गेन कराना। जैसे बच्चे ने अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ तो उससे उसने जो चीज़ें सीखी, जो लर्निंग एक्वायर करी, उस लर्निंग को वो अपनी फ्यूचर की जो लाइफ है उसमें यूज़ करे। मतलब सामने कोई समस्या आती है, जैसे
जैसे कि अगर एक बच्चा है, ठीक है, तो उसने देखा उसके सामने शेर आ गया, तो बच्चे को पता है कि शेर को देखते ही मुझे क्या करना है, वहाँ से भागना है, या जो भी मतलब XYZ करना हो। ये तो नहीं है ना शेर के मुंह में जाके वो हाथ देगा, तो वो चीज़ें तो नहीं करेगा ना। तो क्या है, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एप्टीट्यूड है वो डेवलप होने दो, कि प्रॉब्लम आती है उसका हल वो खुद निकालता है। जैसे मैथ्स में क्या होती है, मैथ्स में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें क्या होता है, बच्चे को आप 1-2 बार सिखाते हो, बच्चे को इंस्ट्रक्ट करते हो, उसके बाद में बच्चे की जब प्रैक्टिस में आता है तो बच्चा अपने आप करने लगता है। फिर अटेंशन पे जोर दिया, मेमोरी पे। तो संज्ञानवादी का मानना है कि अवधारणा निर्माण, भाषा का उपयोग, सोच समझ, समस्या समाधान, ध्यान और स्मृति जैसी गतिविधियों को ध्यान में रखते हैं और इसके थ्रू लर्निंग पे जोर देते हैं कि अगर आप इन सब मतलब जो ये चीज़ें हैं इनका उपयोग करते हो लर्निंग में, तो जो लर्निंग का आउटकम होगा वो पॉजिटिव आएगा। फिर देखिए 2 बातें और इसमें इंपॉर्टेंट है हमारे कॉग्निटिव में, और फिर हम इसकी जो थ्योरी होगी उसको पढ़ेंगे। देखो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात करी है इन्होंने, वो 3 टाइप में होती है, और जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है जिसको हम सूचना प्रक्रम कहते हैं, इन्होंने इसे कंप्यूटर की तरह जोड़ा है। जैसे कंप्यूटर में जो आपका डेटा होता है वो क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, उसमें विजुअल भी होता है, ऑडियो भी होता है, और मतलब आप उसको प्राइमरी जो मेमोरी होती है उसमें रखते हो, सेकेंडरी जो मेमोरी होती है उसमें रखते हो। वैसे यहाँ पे इन्होंने जो बच्चे के दिमाग की सूचना है उसको कंप्यूटर की जो मतलब सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उससे कनेक्ट किया है। जैसे इन्होंने सूचना जो प्रक्रम है हमारा बच्चों उसको 3 पार्ट्स में बांटा है, विच इज़ पहला हमारा आता है सेंसरी मेमोरी जिसको हिंदी में कहते हैं संवेदी स्मृति, दूसरा हमारा आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको हम कहते हैं अल्पकालिक स्मृति, और तीसरा हमारा आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसको हम कहते हैं दीर्घकालिक स्मृति। देखो जो सेंसरी मेमोरी होती है उसमें क्या होता है, जो भी चीज़ें विजुअलाइज की या फिर ऑडिटरी मतलब कोई चीज़ जो देख के या फिर सुन के आप सीखते हो, और यहाँ पे आपका माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। क्योंकि सही बात है, अगर आप अपने दोस्त से जब बात करते हो तो आप उसकी बातों को इतने गौर से सुनते हो, आपकी सारी इंद्रियां, 5 इंद्रियां पूरी एक्टिव होती हैं, आँख नाक कान, मतलब एक भी जो शब्द कहा है आपके दिमाग से हट ना जाए। या फिर जब कोई बॉयज़ गर्ल आपस में बातें करते हैं कॉलिंग वगैरह पे, जो भी चीज़ें हम बोलें तो वो एक दूसरे की बातें बड़ी गौर से सुनते हैं। और फिर हमारा दूसरा आता है ऑडिटरी, ये तो हो गया। फिर विजुअलाइज वाला फॉर्म जिसमें आप क्या करते हो, वीडियो देखते हो। अगर आप जब वीडियो देखते हो तो आपकी आँखें, आपके कान सब इतने एक्टिव होते हैं कि हर एक चीज़ आपको, गाने का एक एक बोल याद होता है। वहीं आपको जो किताबें हैं उसमें जो रीडिंग लगाओगे तब भी उतने अच्छे से याद नहीं रहेगा। वहीं आपने कोई मूवी देख ली, उस मूवी की कहानी आपको ज़िंदगी भर याद रहती है। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को विजुलाइज़ किया। और इसलिए हम मतलब बच्चों को आज के टाइम में जो अच्छे स्कूल्स होते हैं उसमें जो प्रोजेक्टिव मेथड होता है उस पर जोर देते हैं कि बच्चे को देख के सिखाओ, और जिससे बच्चा लंबे टाइम तक वो अपने दिमाग में रखता है। तो इसमें आपके सेंसेस एक्टिव होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है बच्चों सेंसरी मेमोरी। ठीक है, तो इसमें हमारा विजुलाइज और ऑडिटरी फॉर्म आती है कि बच्चा देख के या फिर सुन के या फिर देख के या फिर सुन के सीख रहा है, और नॉलेज को इसमें कोड करते हैं। जैसे कंप्यूटर में होता है ना कोडिंग डिकोडिंग, वैसे इसमें होता है। फिर दूसरी जो हमारी मेमोरी आती है बच्चों वो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको हम कहते हैं छोटी में मतलब हिंदी में अल्पकालिक स्मृति। तो यहाँ पे जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, फिर स्टोर रहती है और आप वहाँ तक एक्सेस भी कर सकते हो। जैसे आपका जब कंप्यूटर होता है उसमें जो दिस पीसी का ऑप्शन होता है, उसमें आपकी जो डाउनलोड डॉक्यूमेंट, उसमें जितना भी डेटा होता है तो वो क्या होता है, स्टोर होता है। आप उसको जाते हो, आपको अपनी जो भी फाइल ओपन करनी है ओपन करते हो और देख लेते हो, तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है। तो वैसे यहाँ पे क्या बात हुई कि यहाँ पे जो मतलब सूचना है बच्चे के दिमाग में वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, स्टोर होती है, और वहाँ तक आप एक्सेस भी कर सकते हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर तीसरा बच्चों हमारा आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दीर्घकालिक स्मृति। इसमें क्या होता है कि इसमें देखो, इसमें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, ये भी समाहित एक तरीके से इन शॉर्ट वे में अगर मैं कहूँ कि जो इसमें चीज़ें स्टोर रहती हैं और नीड पड़ने पे आप उसको देख सकते हो। जैसे मतलब कि आपको कोई भी चीज़ की नीड है, किसी मतलब कोई इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी है, तो आप कंप्यूटर में क्या करते हो, चेक करते हो। वैसे ही जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसमें क्या रहती हैं, आपकी जो सूचनाएं होती हैं वो स्टोर रहती हैं और नीड पड़ने पे आप उस पर रिस्पॉन्स भी देते हो। ठीक है, जैसे हमारा जो रिसाइकिल बिन होता है तो उसमें अगर हम कोई चीज़ डिलीट मारते हैं लेकिन वो हमारे रिसाइकिल बिन में फिक्स रहती है ना, अगर हमें देखनी हो तो रिसाइकिल बिन में जाके हम देख सकते हैं। तो ये 3 टाइप की मेमोरी हैं। तो थोड़ा सा मतलब देखो, मेमोरी से इस तरीके का डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ आपसे वो इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए करा दिया हल्का सा ये। फिर देखिए इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं संज्ञानवाद के।
पहला है टू प्रमोटिंग रिटेंशन ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग, मतलब कि सीखने के माध्यम से प्राप्त ज्ञान के जो धारणा है उसको बढ़ावा देना, कि बच्चा जो भी सीख रहा है उससे जो उसको नॉलेज मिल रही है ना उसको वो एक्वायर करे अच्छे से और वो चीज़ प्रमोट करो आप। जैसे बच्चा अगर कोई चीज़ कर रहा है तो जो उसकी लर्निंग हो रही है आपको उसमें उसको प्रमोट करना है, ये नहीं है कि आपको नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करना है। दूसरा बच्चों हमारा आता है टीचिंग मटेरियल शुड बी बेस्ड ऑन डिस्कवरी मेथड। देखो ये जो संज्ञानवादी है इन्होंने डिस्कवरी पे बहुत जोर दिया है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरी वाली चीज़ों में इन्वॉल्व करो, जिससे क्या होगा उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा और फिर जो एक्सपीरियंस होगा वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। कि शिक्षण जो सामग्री है वो खोज पद्धति पर आधारित होनी चाहिए, मतलब टीचर को इस तरीके से अपना जो भी टीचिंग मटेरियल है वो डिज़ाइन करना चाहिए कि बच्चे को वहाँ पे डिस्कवरी करने का चांस मिले। इसलिए ये जो लोग हैं संज्ञानवादी वो इंस्ट्रक्शन बेस्ड लर्निंग पे जोर देते हैं। मतलब टीचर क्या है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है और बच्चा क्या है, अपने ओन जो थॉट्स है उनको क्रिएट करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। फिर इंस्ट्रक्शन मेथड शुड देयरफॉर एम्फसाइज द लर्नर्स कॉम्पिटेंस फॉर स्पॉन्टेनियस लर्निंग। फिर इनका मानना है कि जो निर्देशात्मक विधियाँ हैं उनको सहज खोज के लिए शिक्षार्थियों की क्षमता पर जोर देना चाहिए। मतलब वही जो अभी मैंने कहा था कि इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है कि टीचर यहाँ पे क्या क्या करेगा, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देगा। अब बच्चे को क्या करना है, उस पर एक्ट करना है, बच्चे को अपनी थिंकिंग से चीज़ों को समझना है, जिससे बच्चा जब खुद से सीखेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा और लाइफ लॉन्ग उसके जीवन में काम आएगा। इससे क्या होगा, जो उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड है वो भी डेवलप होगा। इसलिए टीचर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का काम करता है और बच्चा अपने ही खुद की जो नॉलेज है वो क्रिएट करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। ये हमारी कुछ पहले कॉग्निटिव रिज्म को लेकर थोड़ी सी बात थी। अब इसके अलावा हम जो थ्योरी है उस पर आएंगे। 1 मिनट, अभी 2 और बचे हैं। हाँ देखिए 3 पॉइंट्स और हैं, इसको ख़त्म करते हैं जल्दी से। एम्फसाइज appropriate decision regarding to instruction objective, the analysis of prerequisite behavior and the teaching method। मतलब ये क्या करते हैं कि जो दृष्टिकोण निर्देशात्मक उद्देश्य हैं या जो पूर्व अपेक्षित व्यवहार के विश्लेषण और शिक्षण विधियों के संबंध में उचित निर्णय पर जोर देते हैं। मतलब कि एम्फसाइज करना किस चीज़ पे, निर्देशात्मक उद्देश्य में कि टीचर को इंस्ट्रक्शन देना है। जैसे आपके स्कूल में मॉडल वाले जो मतलब कंपटीशन होते हैं, मॉडल कंपटीशन होते हैं, तो टीचर का वहाँ पे रोल क्या है कि टीचर बस इंस्ट्रक्शन दे, बच्चा अपना मॉडल खुद से क्रिएट करे। ये नहीं है टीचर ने सोचा कि यार अगर मतलब सॉरी ये वर्ड रॉन्ग हो गया कि हम क्या करते हैं इस बच्चे का मॉडल को बना देते हैं फिर बच्चा फर्स्ट आ जाएगा। तो ये वाली जो हथियार हैं पैंतरे नहीं अपनाने हैं, आपको बच्चे को इंस्ट्रक्शन करना है, बच्चे से कहना है कि तुम इसे खुद बनाओ। जितना वो खुद बनाएगा उतना वो उसका माइंड उसमें एक्टिव होगा और जिससे क्या होगा, जो मेंटल प्रोसेस होगा वो और बढ़िया होगा। हाँ, फिर हमारा जो दूसरा टर्म आता है वो आता है पूर्व अपेक्षित व्यवहार। मतलब पहले से जिस व्यवहार को क्या किया गया, अपेक्षा की गई हो, उसके विश्लेषण पर भी जोर देना है शिक्षण विधियों के द्वारा। ठीक है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड लर्निंग करानी है कि समस्या उन्मुख अधिगम हो, कि बच्चा क्या करे कि समस्याओं को सॉल्व करने के लायक बने, गोबर गणेश ना बना रहे। एम्फसाइज इन जितने भी जो संज्ञानवादी है ना, इसमें आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, डिस्कवरी हो गया, बच्चा खुद से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, यही सारी बातें घुमा के हर संज्ञानवादी ने कही है। एम्फसाइज द स्टडी ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू इंसाइट। मतलब इंसाइट के थ्रू आपको क्या करना है, शिक्षार्थी की विशेषताओं के अध्ययन पर जोर देना है, जिसका उपयोग शिक्षक द्वारा छात्र की अंतर्दृष्टि की गुणवत्ता और मात्रा का विस्तार करने के लिए। मतलब जो इंसाइट है, इंसाइट क्या होता है, अभी मैंने पहले बताया था कि किसी भी चीज़ के बारे में आपको अच्छे से समझना, गहनता से आपने किसी नॉलेज को अटेन किया हो, तो बच्चे के अंदर ये जो इंसाइट लर्निंग है इसको प्रमोट करना, इसको बढ़ावा देने का काम करना। ठीक है, तो ये हमारे कुछ संज्ञानवादी हैं। मतलब संज्ञानवादी की जो हमारी पहली रूपरेखा थी वो थी। अब हम इसकी जो थ्योरीज हैं वो पढ़ेंगे। पहली हमारी आती है ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है, जेरोम ब्रूनर नाम है इनका पूरा, आपने पहले भी पढ़ा होगा इनके लिए सीटेट वगैरह में, बाकी जो आपने टीचिंग एग्जाम्स दिए होंगे। फिर ये बात करते हैं कॉग्निटिव लर्निंग की। इनकी जो थ्योरी है इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। और ये जो ब्रूनर है ये ना कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहे जाते हैं। मतलब इन्होंने संज्ञानवाद पे भी अपनी विचारधारा प्रस्तुत की है और उस पर भी कंस्ट्रक्टिविज्म में भी। तो अकॉर्डिंग ब्रूनर के अकॉर्डिंग क्या है कि थिंक ऑफ लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी विच सेटिस्फाई दिस ड्राइव एंड आंसर द क्यूरियोसिटी ऑफ द लर्नर। तो ब्रूनर कहते हैं कि सीखना क्या है, एक लक्ष्य निर्देशित गतिविधि होनी चाहिए जो इस ड्राइव को संतुष्ट करती है और शिक्षार्थी की जिज्ञासा का उत्तर देती है। मतलब बच्चा, अभी आप लोग क्या कर रहे हो, KVS की तैयारी कर रहे हो, तो आपका गोल क्या है कि एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो यहाँ पे आपकी नीड, आपकी जो ड्राइव है वो क्या है, जॉब है ना।
ड्राइव में बच्चों हमारी नीड आता है, तो जो आपकी जॉब की जो नीड है उसको संतुष्ट करे। और जो लर्नर है उसमें जो क्यूरियोसिटी आती है, जैसे आप लोग हो तो आपके माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे इस समय एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते टाइम कि जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो मेरे काम आएगा, या फिर वहाँ जब एग्ज़ाम हॉल में मैं बैठा हूँगा तो मेरे मतलब क्वेश्चंस वगैरह मैं किस तरीके से अटेंड कर पाऊँगा, मेरा टाइम कहीं लेट ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हमारा इसी से रिलेटिव हैं। तो इन्होंने लर्निंग को गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी माना है और जिसको सेटिस्फाई करने का काम उसकी नीड करती है। देखो इन्होंने हम जो अपनी लर्निंग दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसके 3 मोड बताए हैं। इसको 3 फेज़ भी बोलते हैं, जो भी आपको बोलना हो आप बोल सकते हैं। एक हमारा आता है इनएक्टिव फेज़, एक आता है आइकॉनिक फेज़, एक आता है सिम्बॉलिक फेज़। इसे इंग्लिश में ही कर लेना, हिंदी में इसके बड़े अजीब नाम थे, बाकी अगर आपको चाहिए हो तो बता देना। देखो इनएक्टिव फेज़ की जो आयु है इसमें 0 से लेकर 2 ईयर्स तक मानी गई है। कहीं कहीं आपको ये ना 0 से लेकर 18 मंथ्स भी लिखी मिलती है, तो वो मैटर नहीं करता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। साइकोलॉजी ये 70 साइकोलॉजिस्ट ने 70 बातें लिखी हैं। आइकॉनिक फेज़ में क्या आता है 2 से लेके 12 साल तक की आयु के बच्चे आते हैं। सिंबॉलिक फेज़ में आते हैं 12 साल से लेके ऊपर तक के बच्चे। तो जो इनएक्टिव फेज़ है इसमें जो लर्निंग होती है वो एक्शन बेस्ड होती है, मतलब बच्चा अपनी क्रिया करके सीख रहा है, अपने एक्शन के थ्रू सीख रहा है। और जब बच्चा अपने एक्शन के थ्रू सीखता है तो उसके जो मेंटल प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है और बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। इन्होंने कुल मिला के ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो टूल माना है ब्रूनर ने वो मेंटल प्रोसेस को ही माना है, ठीक है, क्योंकि हम किसकी थ्योरीज को पढ़ रहे हैं, कॉग्निटिविज्म को। तो इनएक्टिव फेज़ में जो लर्निंग है उसका बेस क्या है, एक्शन बेस्ड है। जबकि जो आइकॉनिक फेज़ है वहाँ पे जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, इमेज बेस्ड होती है, मतलब बच्चा अपने आसपास चीज़ों को देख रहा है और फिर उस चीज़ को सीख रहा है। जैसे आर्ट वगैरह हुआ या फिर कोई भी चीज़ ग्राफिक्स हुए, इन सब चीज़ों को ड्राइंग करना वगैरह हुआ। जबकि यहाँ पे क्या एक्शन बेस्ड, जैसे बच्चे को अगर साइकिल चलानी है तो क्या होगा, बच्चा सिर्फ साइकिल को चलाना जानेगा, उसके अलावा जो साइकिल के जो मतलब साइकिल की जो प्रॉपर्टीज़ है उससे बच्चा यहाँ पे रूबरू नहीं है। तो सिर्फ उसके लिए साइकिल क्या है, साइकिल से चलाना उसके लिए आनंददायक है। फिर आइकॉनिक फेज़ में क्या है कि यहाँ पे ग्राफिकल चीज़ें होती हैं, उसको दिखा के हम बच्चे को लर्निंग कराते हैं। और बच्चा अपने आसपास की, जैसे आप जब छोटे बच्चों को लर्निंग कराई जाती है तो क्या होता है, अब ये तो नहीं है ना कि हम छोटे बच्चों के एकदम से ब्लैक बोर्ड पर टीचर आया, रूल लिखा, एग्जाम्पल लिखा, चला गया। तो हम क्या करते हैं, उनको उनकी आसपास की चीज़ों से समझाते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, एक बच्चे को आपको ट्रायंगल दिखाना है तो आपने ट्रायंगल बना दिया। अब बच्चा ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो तो इस एज में नहीं जानता ना, उसके लिए ये क्या एक ड्राइंग है, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हुआ, सर्किल हुआ, तो ये सब उसके लिए क्या है, ग्राफिक्स हैं, इमेज बेस्ड लर्निंग है यहाँ पे अगर आप बच्चे से पूछोगे कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो आंसर देने में अबल नहीं होगा। फिर आती है हमारी सिंबॉलिक फेज़, यहाँ पे 12 साल से ऊपर की जो बच्चे होते हैं वो आते हैं। इसमें जो नॉलेज होती है वो अब्स्ट्रैक्ट थॉट्स होते हैं, मतलब कि बच्चा संकेतों के माध्यम से भी सीखने में यहाँ पे सक्षम होता है। जैसे अगर सिंबॉलिक फेज में बच्चा है, अगर आप उसके आगे ट्रायंगल बना के रखते हो, उससे पूछते हो कि प्रॉपर्टीज़ क्या है ट्रायंगल की, तो वो ट्रायंगल को सिर्फ ग्राफिक की तरह ना लेगा, बल्कि जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी एक्सप्लेन करने के एबल होगा। तो ये 3 चीज़ें हमारी आती हैं। इनएक्टिव फेज़ में जो लर्निंग होती है वो एक्शन बेस्ड होती है, यहाँ पे बच्चा करके सीखता है। जबकि आइकॉनिक फेज़ में जो लर्निंग होती है वो इमेज बेस्ड होती है, मतलब बच्चा अपने आसपास के जो माहौल है वहाँ सब चीज़ों को देख के सीखता है। जबकि सिंबॉलिक फेज़ में क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट थॉट्स होते हैं, मतलब आप किसी चीज़ को दिखाओगे तो बच्चा उससे जुड़ी बातें आपको बता सकता है। जैसे आपने बच्चे को ट्रायंगल दिखाया तो ट्रायंगल का मतलब उसके लिए ड्राइंग नहीं है, ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन होता है, जनरलाइजेशन होता है, करने के वो यहाँ पे एबल होता है और संकेतों के माध्यम से भी सीखने में सक्षम होता है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका होता है ना। देखिए फिर हमारा आता है ऑटोनॉमस लर्निंग। यहाँ पे क्या है कि जो डिस्कवरी का एक्ट है उसमें जो ऑटोनॉमी होती है सेल्फ रिवॉर्ड की बच्चे में खुद ही होती है। मतलब कि इन शॉर्ट वे में अगर मैं आपको समझाऊं कि बच्चा अपने अच्छे बुरे का जिम्मेदार यहाँ पे खुद ही होता है। अगर बच्चे के पास फ्रीडम है तो उस फ्रीडम को उसे किस तरीके से यूज़ करना है अपनी भलाई में, तो इसके लिए उसको सेल्फ रिवॉर्ड खुद ही अंदर से मिलेगा। अगर वो रॉन्ग वे में यूज़ करता है तो उसका जिम्मेदार वो है, अगर वो राइट वे में यूज़ करता है तो उसका जिम्मेदार वो है। तो यहाँ पे भैया की खोज कार्य क्या है, आत्म प्रतिफल यानी कि ऑटोनॉमी की, सेल्फ रिवॉर्ड की क्या सहायता है एक तरीके से। फिर हमारा आता है, तो अभी ऑटोनॉमस लर्निंग का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने बात करी, तो आपका आंसर होगा जेरोम ब्रूनर ने बात करी है कि बच्चा अपने अच्छे बुरे का यहाँ पे जिम्मेदार खुद होता है, अच्छे एक्शन करे या फिर बुरे एक्शन करे। फिर आता है एक स्पाइरल करिकुलम। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है उससे कनेक्ट होता है। आपने कॉपीज़ वगैरह देखी होंगी ना, स्पाइरल वाली जो आती हैं इस तरीके से होती हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो डीएनए का जो डायग्राम है वो भी कुछ इस तरीके का होता है अंदर का, तो उसमें क्या है, वो सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। मतलब पीछे की जो नॉलेज है बच्चे की वो आगे से कनेक्टेड है। इसी की चीज़ को प्याजे एसिमुलेट बोलते हैं कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना।
तो प्रीवियस नॉलेज को आपको कनेक्ट करते हुए जाना। ये नहीं आज आपने 5th में आए, 6th क्लास में आए आप, तो आप 5th क्लास में जो भी पढ़ा था भूल गए, तो आपकी लर्निंग क्या है, बेकार है ना। अगर आप पहले का भूलते जा रहे हो, इससे आपकी लर्निंग क्या होगी, बेकार होगी। जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होगा वो भी लो होता जाएगा। तो स्पायरल करिकुलम में हम प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हैं, जैसे प्याजे भी बोलते हैं प्याजे, लेकिन इसी चीज़ को एसिमुलेट वर्ड यूज़ करते हैं कि पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ दिया। फिर हमारे आते हैं ब्रूनर थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस्ड। इस एक और इनने 2-3 अच्छी बातें कही हैं कि ब्रूनर डिफाइन इन लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है इन विच अ लर्नर अचीव इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स विद लिटिल और नो हेल्प फ्रॉम द टीचर। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, शिक्षार्थी है, वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव अचीव करता है, जिसमें टीचर की थोड़ी बहुत ना के बराबर हेल्प होती है। और इसमें किस बात पे जोर होती है, जो देखो इंस्ट्रक्शन वाली चीज़ों में ना बच्चे की दिमाग की एक्सरसाइज होनी है, इस बात पे जोर होती है कि ही एम्फेसाइज द ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन द यूज़ ऑफ माइंड। वो इस चीज़ पे जोर देते हैं कि बच्चे की ट्रेनिंग कराओ उसका दिमाग का यूज़ करके। आपको इंस्ट्रक्शन देना, अब आपको ये नहीं है कि बच्चे को हाथ पकड़ के हर चीज़ करानी है, वरना वो क्या होगा, आप पे आदी हो जाएगा। हाँ, बच्चे ऐसे होते भी हैं, अगर एक बच्चे हैं उनको शुरू से ही मम्मी पापा इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि मतलब हर चीज़ उनको हेल्प करते हैं, या फिर मतलब हर चीज़ उनको सामने ला के दे दी, जिससे बच्चा खुद नहीं सीख पाए। जैसे आजकल कहीं पे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वैसे बच्चे बड़े होशियार होंगे, उनके पढ़े लिखे होंगे, लेकिन फिर भी ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें उन्हें करना नहीं आती, क्योंकि पेरेंट्स ने कभी करने नहीं दी, पेरेंट्स ने कहा हम ही सब कुछ देख लेंगे। तो ये जोर देते हैं कि बच्चे की दिमाग की ट्रेनिंग कराओ विद कॉन्फिडेंस, एनर्जी और ऑनेस्टी। इसमें कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, ऑनेस्टी भी होनी चाहिए। ऑनेस्टी तो हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही आज के समाज में गायब होती जा रही है। दस द थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड टेक इनटू अकाउंट। ये 3-4 बातें हैं कि द वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग नॉलेज, की जो तरीका हो नॉलेज देने का वो स्ट्रक्चर वे में हो। ये नहीं है कि आज टीचर ने जाके लेसन 1 पढ़ाया और कल टीचर ने जाके लेसन 9 पढ़ा दिया। आपको स्ट्रक्चर वे में नॉलेज को ट्रांसफ़र करना है, और जो प्रेजेंटेशन हो सीक्वेंस वे में होनी चाहिए। तीसरा, मोटिवेटिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहीं भी टीचर्स क्या होते हैं, बड़े पैसिव में होते हैं, और मतलब उतने अच्छे से टीचिंग स्टाइल उनका नहीं होता जितना होना चाहिए। तो यहाँ पे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको क्या रहना है, मोटिवेशन वाला टीचर बन के रहना है, जिससे कि जब बच्चे को वो इंस्ट्रक्शन देगा तो बच्चों के अंदर भी एक जुनून आए कि यार मुझे करना है। फिर नेचर ऑफ पेसिंग, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट की बात करते हैं कि रिवॉर्ड दो, पनिशमेंट दो, जिससे उनकी लर्निंग इंप्रूव होगी। इसकी बात वैसे स्किनर ने भी कही थी। देखिए ये हिंदी में लिखा है तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है आपको। देखो ब्रूनो सी, ये आप लोग का पढ़ लेना, ओके। जो इंग्लिश में वो हिंदी में भी मेरी पीडीएफ बाइलिंगुअल ही होती है हमेशा। अब हम बात करते हैं बच्चों एजुकेशन इम्प्लीकेशन की। ये जो हमारा ब्रूनो का सिद्धांत है, इसका बच्चे पर क्या रोल है, यहाँ पे टीचर का क्या रोल है, या फिर क्लासरूम वगैरह सारी पुरानी चीज़ें। देखो पहला है टीचर्स रोल हियर मस्ट बी टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन विच लर्नर्स कैन लर्न ऑन देयर ओन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी प्री पैकेज इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे शिक्षक की भूमिका एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने की होनी चाहिए जिसमें शिक्षार्थी किसी भी पूर्व संकलित जानकारी की सहायता के बिना भी सीख सके। मतलब कि टीचर का रोल यहाँ पे है कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है लर्नर के लिए कि वो बिना उनकी हेल्प के भी सीख सके, बिना किसी प्री पैकेज इन्फॉर्मेशन के। जैसे कि आपने सब कुछ ला के उसके सामने नहीं रखा, आपने बस उसको इंस्ट्रक्शन दिया। देखो यहाँ एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, तो संज्ञानवाद ने उन्होंने इंस्ट्रक्शन वर्ड पे बहुत जोर दिया है, इसलिए ये वर्ड बार बार हर जगह आपको मिलेगा, अलग अलग फॉर्म में मिलेगा। तो विदाउट द हेल्प ऑफ एनी प्री पैकेज इन्फॉर्मेशन। तो टीचर को ये नहीं करना कि टीचर ने कहा कि हम कल आपका लेसन 5 का टेस्ट लेंगे, और फिर टीचर ने बोला कि बच्चों लेसन 5 में ये 2 क्वेश्चंस आने हैं, इन 2 क्वेश्चंस को आप लोग याद करना और ये आपसे पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये हो गई प्री पैकेज इन्फॉर्मेशन हो गई कि आपने बच्चे को पहले ही बता दिया कि उसका जो टास्क है वो क्या है, उस टास्क में क्या उससे पूछा जा रहा है। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है कि आपको बिना प्री पैकेज इन्फॉर्मेशन की लर्निंग करानी है, कि बच्चा खुद से अपनी नॉलेज को क्रिएट करे, खुद से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे। इसमें बच्चा का जो माइंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। जैसे आप लोग जब एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देते हैं, उस समय जो आपका माइंड एकदम स्पीड में होता है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से काम करता है, ठीक है। एक फिर हमारा आता है, ये वाले आगे पीछे हो गए हैं थोड़े से, बट आप लोग टेंशन मत लेना। लर्नर्स शुड आल्सो लर्न थ्रू देयर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट विद कंटेंट। मतलब जो भी वो सीख रहा है वहाँ पे बच्चा एक्टिव होना चाहिए, बच्चा पैसिव एजेंसी नहीं होना चाहिए कि बच्चे को मतलब बच्चा एक्टिव नहीं है, बच्चे को एक्टिव वाला जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करना है, कि बच्चा खुद से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाए, अपनी समझ को बढ़ा सके। टू
teach learners how to value learning for its own sake, enabling them to acquire on their own the knowledge they need। और लर्नर्स को भी इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि उनको क्या नॉलेज लेनी है और वो कि उस तरीके किस तरीके से उस नॉलेज को अटेन कर सकते हैं और उसको उनकी नीड क्या है। जैसे आपको पता है कि आपको KVS की जॉब लेनी है, इसकी नीड क्या है कि आपको अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ जीना है, इसलिए आप लोग KVS की पढ़ाई कर रहे हो। तो ऐसे ही लर्नर्स को ज्ञान होना चाहिए कि उनके लिए जो भी लर्निंग को वो एक्वायर कर रहे हैं उसकी उनकी लाइफ में यूज़ क्या है। वरना अक्सर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बिना मतलब कि दुनिया भर की डिग्रियाँ इकट्ठा करते रहते हैं जिनका रियल लाइफ में कोई रोल नहीं होता। Institutions should arouse learners' curiosity, minimize the risk of failure and make the activities relevant to them। जो इंस्टीट्यूशन वगैरह होते हैं, कॉलेज वगैरह होते हैं, स्कूल होते हैं, उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो तो लर्नर्स में क्यूरियोसिटी डेवलप हो और उनका मतलब फेल होने का रिस्क कम से कम हो। ऐसी एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व करे वो, कि बच्चे में क्यूरियोसिटी आए, कि उसके अंदर जो जिज्ञासा है। जैसे कि आपने देखा होगा जो अच्छे स्कूल होते हैं वहाँ पे स्पेशल ओलंपियाड हुआ, एक एशियन मैथ्स करके कोई गेम होता है और एक KVIP भी होता है, किशोर वैज्ञानिक इंडियन प्रोग्राम शायद कुछ होता है। तो ये कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो अच्छे स्कूल्स वगैरह में होते हैं और मतलब जिससे क्या होता है बच्चे का जो रीजनिंग माइंड है वो डेवलप हो। फिर ये हिंदी में भी हैं बच्चों आगे लिखे हैं, ये रहे देखिए कि शिक्षार्थियों को क्या करना चाहिए, विषय वस्तु के साथ अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से भी सीखना चाहिए। शिक्षार्थियों को ये सिखाने के लिए कैसे अपने लिए सीखने को महत्व दिया जाए जिससे वे अपने लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें, इस चीज़ पे जोर दिया गया है। फिर संस्थानों को शिक्षार्थियों की जिज्ञासा जगानी चाहिए, असफलता के जोखिम को कम करना चाहिए कि फेलर की चांस कम हो। वरना अगर बच्चे को बार बार फेलियर मिलती तो बच्चा थोड़ा निगेटिव भी हो सकता है ना। और गतिविधियों को उनके लिए प्रासंगिक यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ में उनको डालो जिससे बच्चा क्या हो, उसका माइंड की एक्सरसाइज हो। पजल गेम होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए भी उनके अकॉर्डिंग होती हैं, एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर हमारा आता है ये 4 और हैं, इसके बाद ख़त्म। एबल टू यूज़ द एक्वायर्ड नॉलेज इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। अब बच्चे ने जो भी नॉलेज को एक्वायर किया है उसको वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ कर सके, वरना फ़ायदा नहीं है ना। अगर आपने जो भी ज्ञान ज़िंदगी में हासिल किया उसका आप कहीं पे आगे उपयोग नहीं ला पा रहे हो तो वो ज्ञान क्या है, गोबर गणेश के समान है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है उस नॉलेज की। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड डिस्कवरी। इंक्वायरी एंड डिस्कवरी बड़ा अच्छा शब्द है, इसको याद रखना कि बच्चे में क्या करना, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करना कैसे, इंक्वायरी एंड डिस्कवरी यानी कि जांच और पूछताछ से। आप बच्चे से क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो और उसको डिस्कवरी मेथड में इन्वॉल्व कर सकते हो कि वो उसको कोई ना कोई ऐसा काम दो कि वो खोजबीन में लगा रहे। जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं ना, आपने देखा होगा जो टॉयज़ वगैरह होते हैं उनको खोल खोल के देखने लगते हैं। जो बॉयज़ वगैरह होते हैं मतलब गर्ल्स भी हुई तो उन्हें तोड़ने का बड़ा शौक होता है बच्चों को। जो भी टॉयज़ हुए तोड़ दिया, रख के खोल दिया, ये वो जो सेल होगा वो अलग पड़ा होगा, पहिया अलग पड़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, डिस्कवरी मेथड का एग्जाम्पल है। रोल ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड इंटेंजिक रिवॉर्ड इन प्रमोटिंग लर्निंग। लर्निंग को प्रमोट करने के लिए इन्होंने कहा है कि आप बाह्य प्रेरणा और आंतरिक पुरस्कार का बाह्य पुरस्कार और आंतरिक पुरस्कार को भी प्रमोट कर सकते हो। अब देखो एक्सचेंजेस क्या होता है, बाहर यानी कि आपने कोई अच्छा काम किया, किसी ने आके आपसे बोला वेरी गुड शाबाश, या फिर आपको प्राइज़ दिया। जैसे आप लोग क्या हो, जब छोटे बच्चे थे तो स्कूल में जब फर्स्ट या सेकंड थर्ड आते थे या किसी गेम में जीतते थे तो आपको रिवॉर्ड के तौर पे ट्रॉफ़ी या फिर कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट मिलता था। तो वो क्या हुआ, वो आपका एक्सचेंजेस रिवॉर्ड हुआ। और अगर हम इंटेंजेस रिवॉर्ड की बात करें मतलब आंतरिक पुरस्कार, तो वो क्या होता है कि हर व्यक्ति का अपना अलग इंटरेस्ट होता है। तो कुछ लोग कि आपको जिस काम को करने में अंदर से खुशी फील होती है, आपको प्लेजर फील होती है, वो हमारा बच्चों इंटेंजेस रिवॉर्ड में आता है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको बुक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, तो उनके लिए क्या है, जो बुक्स पढ़ना ही एक आंतरिक रिवॉर्ड है, या हम इसको आंतरिक प्रेरणा भी कह सकते हैं। किसी को कहना नहीं होगा उनसे कि जाओ जाके बुक पढ़ो, वो अपने आप क्या करते हैं, अपनी बुक लेके बैठ जाते हैं। या जिसको खेलने का शौक है, वरना आजकल के बच्चे की क्या करते हैं, गेम खेलना, रील देखना। अब आप लोग बैठ के इंस्टाग्राम पे रील देखते हो या यूट्यूब पे कोई कहता है आपसे कि रील देखो जाके, अपने आप देखते हैं बच्चे, अपना पूरा समय बेकार करते हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट है रील्स देखना तो, सीरियसली। फिर इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होनी चाहिए, मतलब बौद्धिक ईमानदारी एंड विलिंगनेस टू चेक एंड करेक्ट वंस आइडिया एंड नोशन, मतलब कि आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए। देखो किसी भी काम को करने के लिए ऑनेस्टी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बौद्धिक ईमानदारी जैसा कि किसी के विचारों और धारणाओं को जांचने और सही करने की इच्छा। जैसे किसी का कोई भी मनोवैज्ञानिक है, तो किसी व्यक्ति ने क्या किया कि किसी का कोई स्टेटमेंट लिया, उसको अपने नाम से लिख दिया, या फिर किसी के स्टेटमेंट को कॉपी किया। इसको हम प्लेगरिज्म भी बोलते हैं। प्लेगरिज्म जो हमारी ये कंप्यूटर में एक टर्म होती है कि आपने क्या किया, किसी दूसरे की जो सॉफ्टवेयर था या फिर किसी दूसरे का कोई
मतलब स्टेटमेंट था उसको लेके कॉपी किया, तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा बौद्धिक ईमानदारी मतलब, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये एक मॉरल वैल्यूज़ वाली बात हो गई, लेकिन जो इसमें 3-4 बातें इंपॉर्टेंट है मतलब वो मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ। डिस्कवरी मेथड पे जोर दिया इन्होंने, ठीक है। और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं, ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और मेंटल जो मतलब प्रोसेस है उसको बढ़ाने की बात करी है इन्होंने, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कौन सी ऑटोनोमस लर्निंग क्या है कि मतलब आपको किसी चीज़ के लिए अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप अच्छा एक्ट करते हो तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा, तो आपको खुद से ही अंदर से रिवॉर्ड वाली फीलिंग आती है, आती नहीं आती कभी कभी। अगर आपने कोई बुरा काम किया है तो उसका रिजल्ट बुरा होगा, तो आपको अंदर से बुरा फील होगा, तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो, कोई और नहीं है। तो ये कुछ इनकी टर्मिनोलॉजी जो इंपॉर्टेंट है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है और समटाइम्स इनडायरेक्ट भी। तो आज की जो हमारे बच्चों थ्योरी थी वो इतनी ही थी, इनकी कंप्लीट हो गई। बाकी इसमें 2-3 अभी हमारी बच्ची हैं, वो मैं आपको कल तक डाल दूँगी। एंड बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।